गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नया चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाउ टू रीड ए बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट आप कैसे रीड करेंगे? आप जानते हैं कि इनकम जो है आपको कहाँ से जनरेट होती है? दो टाइप से इनकम जनरेट होती है। एक होती है इंटरेस्ट इनकम, दूसरा होती है नॉन इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लेंडिंग। लेंडिंग डेट इज आप लोन देते हैं तो उससे आपको ब्याज मिलता है। नॉन इंटरेस्ट इनकम के लिए क्या है? कई सारे तरीके हैं, या आप सर्विसेज देते हैं। मोस्टली सर्विसेज आप मान के चलिए, उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, सर्विसेज में आप क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने बीजी दिया, एलसी दिया, ठीक है, तो इस पे क्या मिला? आपको कमीशन मिला। दूसरा क्या हो सकता है? एनआईटी बिजनेस। तीसरा क्या हो सकता है? अदर स्कीम से कमाई, एटीएम्स, चार्ज, चेकबुक के चार्जेज, प्लस अटल पेंशन योजना, प्लस पीएमजेजेबीवाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको स्कीम्स है जहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। कमीशन बेस्ड इनकम को से हम नॉन इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो जब भी आप बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं तो क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब आप लोन प्रोसेस करते हैं तो लोन की क्रेडिबिलिटी, लोन का ये सब कुछ जो है आपको एसेस करने के लिए बैलेंस शीट का असेसमेंट और हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन कौन लोग होते हैं? प्राइमरी क्या होते हैं? देखिए, एक प्रमोटर होता है। प्रमोटर कंपनी, कंपनी के केस में कंपनी अगर होगी क्या होगा? प्रोमोटर होगा। प्रोमोटर डायरेक्टर, ठीक, और अदर डायरेक्टर्स, ठीक है, अदर डायरेक्टर्स जिसे आप होल टाइम डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। होल टाइम डायरेक्टर्स प्लस शेयर होल्डर, इनकी पूंजी लगी होती है कंपनी में एज ए कैपिटल। ठीक है, शेयर इनकी प्रोमोटर कैपिटल लगी थी, अदर शेयर होल्डर्स की पूंजी लगी रहती है। ठीक है, तो देखो क्या है, जब हम रीड करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसमें होता है ऑल शेयर होल्डर विल रिसीव एन एनुअल रिपोर्ट। जो भी आप देखते हैं, जब मान लीजिए आपने आप एक शेयर परचेज किया, शेयर परचेज किया, कंपनी का एजीएम जब होता है, एनुअल जनरल मीटिंग जब भी होता है, आपको एक मेल पे मैसेज आ जाता है कि आप एजीएम में लिंक मिलता है, आप उसमें भाग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना जो है उसमें वोटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल शेयर होल्डर विल रिसीव एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द कंपनी दे हैव इन्वेस्टेड, जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, दैट इज शेयर। अगर आप शेयर होल्डर है, इट इज ऑल्सो readily available on the company's official website. More often investor ignore, but these can prove to be very important to check how the company has been performing and to decide if they remain invested in it. It is easiest way to seek authentic information of the company performance rather than the news on website. ठीक है, आप किसी की बैलेंस शीट जब चेक कर, देखिए क्या होगा, जब भी आपको एजीएम होगा तो कंपनी आपको टोटल फाइनेंशियल्स भेजती है, आप उसको रीड करिए। अगर उसमें कुछ वोटिंग का है, वोटिंग पर राइट्स है, वोटिंग के कोई मैटर्स हैं, तो वहां पे आपको वोटिंग भी दी जाएगी। ठीक है, तो वहां से फाइनेंशियल्स आपको चेक करने का मिलेगा, ताकि आपको ये पता चले कि कंपनी हाउ टू कंपनी परफॉर्म कर रही है। बेसिक्स क्या होगा? देखिए, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट डाटा टू बी टेकन। पहला क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड फॉर 1 ईयर पीरियड 31 मार्च। किसी भी कंपनी के लिए 31 मार्च क्या होता है? जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2025 को क्या होगा? बैलेंस शीट या फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद इसका बैलेंस शीट बनता है। कंपनी की बैलेंस केस में क्या है, नॉर्मली सब जैसे आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो आईटीआर इनकम, ठीक है, इनकम जो अपनी आईटीआर होती है उसकी फाइल करते हैं, गवर्नमेंट नॉर्मली 31 जुलाई का डेट आपको देती है रिटर्न फाइलिंग के। बट कंपनी के केस में ये चला जाता है लगभग 30 सितंबर 2025, मान लीजिए नया वाला आ रहा है फॉर 31/3/2025। तो क्या होगा, ये डेट कौन सा रहेगा? कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड या 1 ईयर इंडेड रहता है 31 मार्च 2025। ये टोटल 12 महीने का आपका होता है। एक चीज आपको पहले ही बताया गया कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए 1/1/2024 को फॉर्मेट हुई, 24 है ना,
इस केस में कंपनी का बैलेंस शीट जो होगा वो 15 महीने का होगा। ठीक है, तो कंपनी ईयरली लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया क्वार्टरली होगा। 3 मंथ रिजल्ट इज ऑल्सो पब्लिश। कंपनी के केस में 3 महीने का रिजल्ट, जैसे आपकी बैंकिंग है तो हर क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश होता है। एनी इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड इन द रिपोर्ट इज ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर एनी misrepresentation in India. ठीक है, some sections of the annual report are similar across companies but no two reports are the same. ठीक है, sector wise business related prospect will change the way of reports are presented. ये मेन चीजें हो गई। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होगा जब आप कंपनीज का बैलेंस शीट देखते हैं तो उसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट और चेयरमैन का मैसेज क्या है, मैनेजमेंट का डिस्कशन और एनालिसिस क्या होगा। एक इसमें क्या है, दिस सेक्शन इज ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। ये किस चीज का होता है, फाइनेंशियल रेशियो का रिप्रेजेंटेशन होता है। समरी आप देखते हैं जब आपका बैंक का पब्लिश होता है रिजल्ट तो आपको समरी मिलती है। ठीक है, तो रिलेटेड टू कंपनी बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इट विल बी in the form of graph or some kind of infographic for easy reading of investors। ठीक है, देखिए नेक्स्ट होता है चेयरमैन का मैसेज फॉर एन इन्वेस्टर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो द वे ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू थिंक अबाउट देयर कंपनी। आप देखिएगा जब भी आपका बैंक का बैलेंस शीट आपको इशू होगा तो उस समय एमडी एंड सीईओ आपकी मीटिंग करते हैं या आपको जो है कस्टमर रिलेशन शेयर होल्डर्स इंफॉर्मेशन के लिए जो है पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, उसमें प्रेस को बुलाया जाता है और अपना विजन जो है चेयरमैन उसमें रखते हैं। The CEO or chairman represent the company and with their view on the working, investor can decide if the company will go on the right direction in the long run or if they are going to lose their money by investing. एमडीए एमडीए का क्या होता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। एमडीए फोकस किस पे रहता है, ऑन द ट्रेंड्स, द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री and the factors that will affect the company business. It will also specify regarding any significant decision taken and the important issues that affect the industry at large and its own business. This will help to investor to think about the disinvestment from the company firm before going to wrong. अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने पार्ट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो होता है 3 पार्ट होता है, बैलेंस शीट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा और इनकम स्टेटमेंट होगा। ठीक है, पहला होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट देखिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। बैलेंस शीट जो है आपको एक स्नैपशॉट देता है ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। द स्टेटमेंट शोज व्हाट ए कंपनी ओन्स ओन्स और कंट्रोल दैट इज एसेट्स। ठीक है, एंड व्हाट इज कंपनी ओज दैट इज लायबिलिटी। ओन्स मतलब ओन मतलब अपना, ओन यहाँ ओन पकड़िए, ओज ओज मतलब लायबिलिटी। ठीक है, तो ये कहता है कि दिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द टाइम ऑफ ए कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड। कंपनी के स्थापना होने से लेके अभी तक। ठीक है, बैंक के पास क्या अपना है और क्या उसकी लायबिलिटी रह गई है। ठीक है, देयर आर मेन पार्ट्स आर एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। तीन ही होते हैं, एसेट्स क्या है कंपनी के पास, कंपनी की लायबिलिटी क्या है और उसकी अपनी पूंजी क्या है, दैट इज इक्विटी। एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, एसेट्स इंक्लूड ऑल थिंग्स ऑफ वैल्यू वेदर टेंजिबल। ठीक है, तो उसमें क्या है, टेंजिबल हो सकता है, टेंजिबल में क्या क्या हो सकता है, मशीनरी और इन्वेंट्री। ठीक है, इनटेंजिबल क्या हो सकता है, लाइक पेशेंट्स। ठीक है, पेटेंट। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सके, समझ सकते और उसको बना सकते। ठीक है, इनटेंजिबल क्या होता है, जिसे हम बस पेपर्स पे देख सकते, that a company owns which may be acquired in the year or over the year it
हैज हेल्प द कंपनी जनरेट रेवेन्यू और विल डू सो इन द फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें आता है एसेट्स जो है दो टाइप्स का होता है, करंट एसेट्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैश इन विद इन 12 मंथ एंड नॉन करंट एसेट्स ग्रेटर देन, जिसको 12 महीने से ज्यादा चाहिए कैश में कन्वर्ट होने के लिए। तो करंट एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश होगा, ठीक है, और उसका कैश इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, द मोस्ट लिक्विड ऑफ द ऑल एसेट्स इज कैश, कैश ही चाहिए। कैश इक्विवेलेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर द आइटम सच एज शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज or the assets that the company can liquidate on a short notice such as marketable securities. Company will generally disclose what equivalents to it and includes in the footnotes in the balance sheet। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो रुपया आपने ले लिया, ठीक है, एक तो रुपया आपने ले लिया, आपका काम हो गया, ये कैश हो गया टोटल। एक कैश इक्विवेलेंट्स होगा, जैसे मान लीजिए आप प्रोप्राइटरशिप के केस में या कंपनी केस में, कंपनी अगर एफडी कर रखा है, ठीक है, 12 मंथ की, तो ये लिक्विड ही तो है, कैश इक्विवेलेंट है, जब आप चाहे इसको 12 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया, बैलेंस ऑफ ऑल द सेल्स रेवेन्यू इज स्टिल ऑन क्रेडिट, net of any allowance or doubtful accounts which generate a bad debt expenses as company recover accounts receivable, this accounts decreases and cash increases by some same accounts। ठीक है, account receivables means sundry debtors, आपने जो पैसा दिया बॉर्रोवर को 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके पैसे 12 महीने में आने हैं, 12 महीने में ही आने हैं। इसमें से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये डाउटफुल है बंदा, ये हो सकता है नहीं देगा, तो हम लोग इसको साइड करके, तब इसका लेते तो सब है बट इसका प्रोविजन, इसको प्रोविजनिंग करके हटाते हैं और इसको एक साथ क्लब करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री इन्वेंट्री में आपकी हो जाएगी इंक्लूड्स अमाउंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स का एंड फिनिश गुड्स। द कंपनी यूजेस दिस अकाउंट्स व्हेन इट रिपोर्ट्स सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, जनरली अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। इन्वेंट्री में क्या क्या आ सकता है, इन्वेंट्री में आपके रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं, WIP होता है गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, द कंपनी यूजेस दिस अकाउंट्स व्हेन इट्स रिपोर्ट्स सेल्स ऑफ गुड्स जनरली अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। नॉन करेंट एसेट्स क्या हो सकता है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 12 मंथ। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो आप तुरंत नहीं बेच देंगे, बेच के कैश नहीं बना सकते। इसमें होता है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स कैप्चर द कंपनीज टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, दिस इज दिस लाइन आइटम इज अकाउंटेड नेट ऑफ अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो कैसे डिप्रिसिएशन, हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डिप्रिसिएशन हटाने के बाद जो बच गया वो आपका नेट करंट एसेट्स हो गया, नॉन करंट एसेट्स। सम कंपनी विल क्लास आउट their fixed assets by different type of assets such as land, building and various types of equipment. All PPE, plant property and equipment is depreciable except for land। ठीक है, लैंड को छोड़ के बाकी सब चीज क्या है, डिप्रिसिएबल है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो सकता है, इंटेंजिबल्स हो गया, दिस लाइन आइटम्स इंक्लूड ऑल द कंपनीज इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स विच मे बी और मे नॉट बी आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड पेटेंट, जो आइडेंटिफाई हो सकता है वो क्या है, पेटेंट है, लाइसेंसेज है, सीक्रेट फार्मूलाज है। और अनआइडेंटिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स में क्या हो सकता है, ब्रांड एंड गुडविल, इसको आप आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को। ठीक है, पेटेंट हो सकता है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेटेंट आपको पेपर पे मिलता है, जब आपके किसी भी प्रोडक्ट के लिए पेटेंट आप क्लेम करते हैं कि ये हमारा यूनिक पेटेंट है, प्रोडक्ट है। लाइसेंस हो सकता है, सीक्रेट फार्मूला हो सकता है, बट क्या गुडविल और ब्रांड आइडेंटिफाई हो सकती है, नहीं। ये क्या है, एक अनआइडेंटिफाइड और एजम्पशन है,
एजम्पटिव है, ठीक है। लाइबिलिटीज आर, अब आ गया लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या हो सकता है, जैसे करंट एसेट्स था आपका, वैसे ही लाइबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द कंपनी ओज टू अदर्स, इट इज क्लासिफाइड इनटू करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या हो सकता है, जिसे हमें 12 महीने में चुका देना है, ठीक है, 12 मंथ। अकाउंट पेबल और एपी, अकाउंट पेबल is the amount of a company owes suppliers for items for services purchased on credit। जैसे आप किसी को जो है क्रेडिट पे देते हैं, आप किसी को जब माल क्रेडिट पे देते हैं, ठीक है, क्या होता है, आपका डेटर्स माइनस होता है, डेटर्स बढ़ता है। उसी तरह आपको कोई क्रेडिट पे दे रहा होगा, उस बंदे का डेटर्स बढ़ रहा होगा, ठीक है। जब ये आपका है तो ये क्या है, आपका करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसमें को आता है, कुछ होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में बैंक का टर्म लोन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटी हो गई। इसके लिए ये क्या है, रिसीवेबल्स है। इसके लिए क्या है, ये क्रेडिटर्स है, ये, ठीक है। तो एज द कंपनी पेज ऑफ देयर एपी इट डिक्रीजेज आल्सो with an equal amount of decrease to the cash account। नॉन करेंट में क्या आ सकता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या आ सकता है, बॉन्ड्स, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या आ सकता है, बॉन्ड्स। दिस अकाउंट इंक्लूड amortization अमाउंट ऑफ एनी बॉन्ड ऑफ द कंपनी है इशू। कोई बॉन्ड कंपनी ने इशू किया है तो उसका amortization अमाउंट क्या होगा, वो इंक्लूड किया जाता है बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म डेट्स, दिस अकाउंट इंक्लूड द टोटल अमाउंट ऑफ ए लॉन्ग टर्म डेट्स विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या हो सकता है, ऐसा अकाउंट इंक्लूड किया जाता है जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ ए लॉन्ग टर्म डेट्स विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। दिस अकाउंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेट शेड्यूल which outline all the company's outstanding debts and the interest expenses and the principal payment for every, ठीक है। तो इसमें आपका लोन आ जाता है, टर्म लोन आपको आ जाता है, जो आपको 12 महीने के बाद पे करना है। 12 महीने से ऊपर का पेमेंट है, उसका रिपेमेंट है, ठीक है। वो क्या आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट्स में। इक्विटी, इक्विटी क्या है, जो इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स ने, अमाउंट इन्वेस्टेड बाई शेयर होल्डर्स व्हेन ए कंपनी इज फर्स्ट फॉर्म, शेयर होल्डर विल टिपिकली पुट इन कैश। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रोमोटर, देखिए पहले सबसे पहले क्या होता है, प्रोमोटर अपना पैसा कंपनी में लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, अगर उसको बढ़िया चल गया तो कंपनी शेयर मार्केट से पैसे रेज करती है। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोमोटर स्टार्टअप कंपनी एंड सीड इट विथ ₹1 करोड़ कैश। तो ये क्या होगा, कैश राइज बाई 1 करोड़ एंड द शेयर कैपिटल इक्विटी अकाउंट राइज बाई 1 करोड़, बैलेंसिंग आउट द बैलेंस शीट, ठीक है। रिटेन अर्निंग क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होता है बैंक का, सॉरी कंपनी का, नेट इनकम जो होगा वो कंपनी डिसाइड टू कीप, इसको रखते हैं रिटेन अर्निंग। Every period a company may pay out dividend from its net income. Any amount remaining is added to the retained earning, ठीक है। ये बैलेंस शीट का आपका एक फॉर्मूला है, दिस इज हाउ ए बैलेंस शीट टिपिकली लुक्स। एसेट्स है, यहाँ पे देखिएगा एसेट्स है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। इसमें दो टाइप्स होता है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। यहाँ देखिए एज ऑन 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, ये आपका कंपेरिजन चार्ट है और ये आपके नोट्स है, ये नोट्स लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है फिर द P&L स्टेटमेंट जो होता है also called income statement will include all expenses made and revenue earned for the period. It shows the company performance over the specific time frame, usually a financial year for a period of 12 months. It presents information relating to, देखिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या मिलता है आपको, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, टैक्सेज एंड नेट इनकम। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट के पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, इसमें आपको इनकम एक्सपेंसेज, ठीक है, इनकम आपको यहाँ से आ गई, एक्सपेंसेज ये सारे एक्सपेंसेज है, ठीक है। यहाँ कुछ अदर इनकम भी है, आप देखिए इसको थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये शॉर्ट में बताया मैंने फ्रेंड्स, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है shows the amount of a cash equivalent that entered to leave a company, just like P&L, and the cash flow statement shows cash transaction during a particular time frame. A company can generate or lose cash through its core operation. इससे क्या होता है, बैंक प्रॉफिट में है, बैंक बिजनेस तो कर रही है बट प्रॉफिट में नहीं जा रही है, दोनों चीजें होती हैं। इट कैन बी यूज cash for investing in assets or receive cash through the sales of assets through dividend. The cash flow statement allows investor to understand how a particular company business is running, how it is raised capital and how the same is being utilized. ठीक है, अब रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस में हमको देखना है जैसे क्या इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस नेटवर्थ। रेशियो एनालिसिस क्या है, हेल्प टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट from identifying trends over the time and from measuring the overall financial state of the business. In addition, lender and potential investor often rely on this ratio analysis when making lending and investing decisions. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है जैसे नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ इज ए quantitative concept that measures the value of a entity and can apply to individuals, corporations, sectors and even countries. ठीक है, नेटवर्थ क्या होता है, it provides a snapshot of the entity's current financial position, उसकी current financial position बताती है नेटवर्थ। in business, net worth is also known as a book value or shareholders equity. ठीक है, positive and increasing net worth indicate good financial health. Decreasing net worth on the other hand is cause concern and it might signal a decrease in assets related to liabilities. ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में अगर है नेटवर्थ तो कंपनी के लिए गुड साइन है, अगर डिक्रीजिंग में है तो समस्या है। बुक वैल्यू क्या होगा पर शेयर का, देखिए क्या है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर इज द रेशियो ऑफ इक्विटी अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ये होता है इज द रेशियो ऑफ इक्विटी अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर, कॉमन शेयर होल्डर के लिए जो इक्विटी अवेलेबल है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। यहाँ निकालते हैं मीन्स टोटल नेटवर्थ डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आपका बुक वैल्यू निकल जाता है शेयर होल्डर शेयर का पर शेयर का। दिस फिगर रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी एंड मेजर द बुक वैल्यू ऑफ फर्म on a per share basis. This ratio helps the investors in knowing whether a stock price is undervalued by the comparing to its firm market value per share. This is used mainly by investors to evaluate a company's stock price. If the company book value per share is higher than its market value per share, then the stock is considered undervalued. तो उसको undervalued माना जाएगा। If the firm increases, the stock should be perceived as a more valuable and the stock price should be increased. ठीक है फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नेट इनकम जो हो गया आपका डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है, आपने पूंजी कितनी लगाई है। The return on net worth ratio is the same as the return of equity ratio. The ratio shows how much profit of a company generate with the invested money of equity shareholder. Hence, you can also call it return on equity ratio. ठीक है, रेशियो इज क्या है, हेल्पफुल है फॉर कंपेयरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी और एनुअल रिटर्न ऑफ ए कंपनी टू दैट्स अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री। इससे आपको पता चलता है क्या कंपेयर करते हैं, दिस रेशियो इज हेल्पफुल फॉर द कंपेयरिंग the profitability or annual return of a company to the others. A rising return on net worth reflect the company is increasing
अगर इसका नेटवर्थ इंक्रीजिंग राइजिंग है, ठीक है। इट्स एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है विदाउट हैविंग मच कैपिटल, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स हाउ वेल ए कंपनी मैनेजमेंट इज यूजिंग द शेयर होल्डर्स कैपिटल इन ऑर्डर, इन अदर टर्म्स द हायर RNOW द बेटर एंड द वाइस वर्सा, ठीक है। कैश पर शेयर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है कैश होल्डिंग पर शेयर, टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कैश पर शेयर इज द परसेंटेज ऑफ ए कंपनी शेयर प्राइस अवेलेबल टू स्पेंड ऑन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस। देखिए कैश पर शेयर क्या होता है, इज द परसेंटेज ऑफ ए कंपनी शेयर प्राइस अवेलेबल टू स्पेंड ऑन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस, पेइंग डाउन डाउट्स, returning money to the shareholders and other positive company. This ratio is considered as an attractive investment by the most investors. It is used to be determine a firm liquidity and is a good indicator of a overall financial health of a company. Value investors often compare this ratio to the current stock quotes, and if it exceeds the stock price, they would invest in it. ठीक है फ्रेंड्स, कैश पर शेयर का मतलब है टोटल कैश और कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितना है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसको फ्रेंड्स लिखा है हमने, जरा देखिएगा। एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर मींस जो आपका टर्नओवर है सेल्स है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो ये आपका एसेट टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इज ए फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी, कंपनी की एफिशिएंसी मेजर करता है यूज ऑफ इट्स एसेट टू प्रोडक्ट सेल्स, सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी अपने एसेट्स का यूज कैसे करे। इट इज अ मेजर टू हाउ इफिशिएंटली मैनेजमेंट इज यूजिंग द एसेट्स एंड इट्स डिस्पोजल टू प्रमोट सेल्स। द रेशियो हेल्प्स टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कंपनीज एसेट्स। Investor use the assets turnover ratio to compare similar companies in the same sector or a group. A company asset turnover ratio can be impacted by large asset sales, मान लिया बहुत ज़्यादा आपने asset sell कर दिया, as well as significant asset purchase। दोनों conditions में क्या है, कंपनी का turnover ratio इफेक्ट करता है। अगर आपने अपनी एसेट्स बेच दी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अगर आपने ओवर एसेट्स खरीद ली तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन हो सकता है। The higher the assets turnover ratio, the more efficient of a company is at generating revenue from assets. Conversely, if a company has a low assets turnover ratio, it indicates it is not efficiently using the assets of a generated sales. नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स। आपके एसेट्स के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपका टोटल जो इनकम हुआ नेट, उस पर टोटल एसेट्स कितना है, यही आपका रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला है। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट प्रोवाइड हाउ मच ए प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज एबल टू जनरेट फ्रॉम इट्स एसेट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स रिटर्न ऑन एसेट्स मेजर हाउ एफिशिएंट ऑफ ए कंपनी management is generating earning from their economic resources or assets on their balance sheets. If the return on assets is higher in number, the more efficient of a company management is at managing its balance sheet to generate profit. Investor use this ratio as a tool for comparing similar companies or comparing a company to previous performance. एक ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया। नेक्स्ट आता है डेट इक्विटी रेशियो।
डेट इक्विटी रेशियो क्या है? डेट मतलब उधारी डिवाइडेड बाई आपका शेयर होल्डर का इक्विटी। तो इसमें क्या हो जाएगा? टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी। रेशियो किस लिए यूज करते हैं हम लोग? द रेशियो यूज टू इवेल्युएट ए कंपनीज फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? इट इज एन मेजर ऑफ द डिग्री टू विच ए कंपनी इज फाइनेंसिंग इट्स ऑपरेशन थ्रू डेट। अपने ऑपरेशन को डेट से कितना चला रही है। It reflects the ability of shareholders' equity to cover all outstanding debts in the event of a business downturn. ठीक है, this ratio comes under the type of gearing ratio. ठीक है, gearing ratio टाइप में कितना गियर आप लगा रहे हैं वही वाली बात है। इसमें क्या बोलता है? ये फाइनेंशियल लेवरेज बताता है कंपनी का। इट इज एन मेजर of of the degree to which a company is financing its operation through debt versus wholly owned funds. It reflects the ability of a shareholder equity to cover the outstanding debts in the event of a business downturn. तो इसमें कहता है द हायर द लेवरेज रेशियो, जितना लेवरेज रेशियो हायर होगा इट टेंड टू इंडिकेट ए कंपनी और स्टॉक विद अ हायर रिस्क ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, हाई रिस्क होगा शेयर होल्डर के लिए। इन्वेस्टर विल ऑफन मॉडिफाई द डेट इक्विटी रेशियो टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स only because of their risk in long term liabilities are different than the short term debts and payables. ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक फॉर्मूला होता है। कैपिटल आपका कितना है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इबिटा कितना है? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इबिटा क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ अ गुड्स सोल्ड and operating expenses from revenue. Capital employed is calculated by subtracting total assets from the current liability. ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ए फाइनेंशियल रेशियो दैट इज यूज्ड टू असेसिंग द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। आप हमेशा सुनते होंगे बड़ा बड़ा बिजनेस में हमेशा यही एक ही चीज कहता है, इबिटा क्या है, इबिटा क्या है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो आप देखिएगा, करंट रेशियो, फ्रेंड्स फ्री कैश फ्लो। नेक्स्ट है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो क्या होता है? तो ये क्या है? रिप्रेजेंट द कैश ऑफ ए कंपनी जनरेट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कैश आउटफ्लो टू सपोर्ट ऑपरेशंस एंड मेंटेन ऑल कैपिटल एसेट्स। ठीक है, दिस रेशियो इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दैट एक्सक्लूड द नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन इक्विपमेंट एंड एसेट्स एज वेल एज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द बैलेंस शीट। ठीक है, फ्री कैश फ्लो क्या है? रिप्रेजेंट करता है द कैश। ठीक है, कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी कंपनी का। कंपनी जनरेट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कैश आउटफ्लो, कैश निकलने के बाद कितना कैश बचा, डेट मीन्स ठीक है जो खर्चे निकलने टू सपोर्ट ऑपरेशंस एंड मेंटेन इट्स कैपिटल एसेट्स। तो ये कहता है दिस रेशियो इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दैट एक्सक्लूड्स द नॉन कैश एक्सपेंसेस of the income statement and includes spending on equipment and assets as well as change. In case of अगर मान लीजिए हाई कैश फ्लो है, हाई फ्री कैश फ्लो मीन्स द कंपनी जनरेटिंग मोर कैश देन इट्स नीड। अगर मान लीजिए अपने जरूरत के हिसाब से ज़्यादा कैश जनरेट कर रहा है कंपनी तो उसे हाई कैश फ्लो बोलते हैं। इन्वेस्टर प्रीफर FCF। ठीक है, फ्री कैश फ्लो एज ए मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज इट इज रिमूव्स नॉन कैश आइटम्स फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है जो नॉन कैश आइटम्स है उसको। नेक्स्ट है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? ये हमेशा जो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होता है? जो 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट हो जाए या 12 मंथ में इसको पे कर दिया जाए। ठीक है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम लिक्विडिटी रेशियो भी बोल सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर ए कंपनी एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, इससे जो है इसको न्यूट्रलाइज करना है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और दोज ड्यू विद इन द मनी। It tells investor analysis how a company maximize the current assets on its balance sheet
to satisfy its current debts and other payables. The current ratio is also referred to as working capital ratio. इसको हम लोग working capital ratio भी बोलते हैं, ठीक है, and helps the investor to understand more about a company's ability to cover the short-term debts with its current assets. Weakness of the current ratio क्या हो सकता है? Include difficulty in comparing measure across industry groups, overgeneralization of the specific assets and liability balances, and lack of trending information. ठीक है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, एकदम 12 महीने में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए और जिसका रिपेमेंट 12 महीने में करना है या पे करना है 12 महीने में, इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी. क्विक रेशियो, इसमें से आप सिर्फ इन्वेंट्री घटा दीजिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है, इसमें से आप इन्वेंट्री इसको घटा दीजिए, इन्वेंट्री आप घटा देंगे तो आपको क्विक रेशियो मिल जाएगा. ठीक है, क्विक रेशियो क्या है? इंडिकेटर ऑफ ए कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन. इसमें क्या है? कंपनी का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन बताता है. ठीक है, एंड इंडिकेट द कंपनीज कैपेसिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटी विदाउट नीडिंग टू सेल इट इन्वेंटरी और गेट एडिशनल फाइनेंसिंग. इसमें यह बताता है कि बिना इसको बेचे हुए, ठीक है, कंपनी के पास कितना शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है जिससे कंपनी का विदाउट नीडिंग, ठीक है, एडिशनल फाइनेंसिंग, कंपनी को रन करने के लिए. तो इट इंडिकेट्स द कंपनीज एबिलिटी टू इंस्टेंटली टू नियर कैश एसेट्स that can be converted quickly to cash to pay down the current liability. It is also called acid test ratio. इसको हम लोग acid test ratio भी बोलते हैं. क्विक रेशियो को acid test ratio बोलते हैं. The higher the result, ratio result, the better a company liquidity है. जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल हेल्थ सही होगी. The lower the ratio, more likely the company will struggle the paying of debt. ठीक है फ्रेंड्स, ये था बैलेंस शीट एनालिसिस. बैलेंस शीट में सम एनालिसिस का कुछ. अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स. अच्छा, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे मैं लाता रहूँगा. थोड़ा सा अब एक्चुअली बैंकिंग लाइफ आप भी जान रहे हैं थोड़ा सा टफ है, तो ऑन एन एवरेज मैं लगभग इस समय तक घर आता हूँ 8:30 to 9 PM तक. तो इसके कारण थोड़ा सा पजल होने के कारण मैं फिर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ. बट मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी. अब मैं शुरू कर दिया हूँ. मेरी कोशिश है कि मैं आपको अब वीडियो जो है डेली आपका अपलोड होता रहेगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.